एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके संसद 24/7 पे। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सबसे पहले सबके साथ शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें हम पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर करने वाले हैं। डर गए? बहुत लंबा नहीं लेके जाने वाले हैं, कोशिश करेंगे एक घंटे के 10 मिनट में हम ये चीजें कवर कर ले, मतलब ये वन शॉट रहने वाला है। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स जितने भी हैं मैथ्स में सबका वन शॉट हम लेकर आने वाले हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। वन शॉट में हम सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ लेते हैं और हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। तो सभी के साथ शेयर करेंगे और प्लीज अपना प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में देते हुए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा सीयूटी देना चाहता है, जेई का पेपर देना चाहता है। और अगर मैथ्स की बात कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 12th में अगर हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो बिना सेट के नॉलेज का हम वो स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना तो हमें सेट का नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर सेट अनु मैम के थ्रू। और ये मेरी ईमेल आईडी है anu.singh@adda247.com। कोई भी क्वेरी है आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, मैम ये क्वेरी है, हम वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखने से पहले प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और इस सेशन को आ जाइए। सेट होता क्या है? आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह सुना होगा सेट के बारे में। सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मैम कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट, बट ऐसा नहीं है। सारे कलेक्शन को सेट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है, उस रीजन को डिस्कस करेंगे। रीजन ये है कि सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड को ही समझना है। हमारे एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, हम उस कलेक्शन को सेट बोलेंगे जो वेल डिफाइंड हो। बच्चे इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हो कि मैम वेल डिफाइंड मतलब होता है कि मैम जो सेट डिफाइंड हो, मतलब जो मैम सेट एग्जिस्ट करता हो, जो कलेक्शन एग्जिस्ट करता हो उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। नहीं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा डेफिनेशन, पर फिर भी बताएंगे। मान लिया हमने 3 फ्रूट्स का कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ 3 फ्रूट्स। हम राम के पास पहुंचे तो राम ने बोला एप्पल बनाना ग्रेप्स। हम राधा के पास पहुंचे, उसने बोला लीची मैंगो वाटरमेलन। हम श्याम के पास पहुंचे, उसने कोई और फ्रूट्स का नाम लिया। तो भाई अगर हम रेंडमली किसी भी 3 फ्रूट का नाम बोलेंगे कलेक्शन बनाने के लिए तो ये सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैम ये हर पर्सन के पास जाते ही इसका जो कलेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। राम कोई और कलेक्शन बता रहा है, सीता कोई और बताएंगी, या फिर राधा कोई और बता रही है। तो ये क्या हो रहा है मैम? कलेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स दुनिया में जो भी इंसान है सबको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं भी यही बोलूंगी, राम भी यही बोलेंगे, श्याम भी यही बोलेंगे, दुनिया में कोई भी इंसान यही बोलेगा कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर यही होता है। तो ये जो डाटा है दुनिया में, आप कहीं भी जाओगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाके पूछोगे तो ये डाटा यही रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। तो इन दो डाटा में बस यही फर्क है कि ये वाला जो कलेक्शन है, ये वाला जो डेटा है, ये हमेशा पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। तो जो डेटा पर्सन टू पर्सन चेंज होता है वो कभी सेट नहीं बनाता। और जो डेटा पर्सन टू पर्सन चेंज होता है वो कभी सेट नहीं बनाता। जो डेटा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है वही सेट बनाता है। तो क्या कहता है वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब होता है डेटा डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ऐसे डेटा, ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। अगर अनु मैम भी बोल रही है तो एक छोटा बच्चा भी वही बोलेगा। जैसे क्या? सेट ऑफ वॉवेल्स, मैं भी वही बोलूंगी, छोटा बच्चा भी वही बोलेगा, आप भी वही बोलोगे। दुनिया में हर इंसान, सेट ऑफ वॉवेल्स जो हैं वो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये चेंज नहीं होता है। इस केस में वो एक सेट बनाएगा। अब आज यहाँ देखते हैं हमने क्या बोला। आर कलेक्शन ऑफ 5 सिटीज, कलेक्शन ऑफ 5 सिटीज कर लेंगे। सिटीज यहाँ पे हो जाएगा 5 सिटीज का कलेक्शन। तो भाई अगर अनु मैम से बोलोगे तो वो वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, वो 5 सिटी हमने ऐसे बता दिया। राम कुछ और 5 सिटीज बताएंगे। तो हर इंसान, अगर मैं हर इंसान के पास जाऊंगी तो हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फेवरेट सिटीज के हिसाब से क्या बताएंगे, 5 सिटीज का नाम ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये चेंज हुआ। इस केस में ये कलेक्शन कभी भी सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, मैम ये हर इंसान यही बताएगा, तो इसका जो कलेक्शन है ये सेट कहलाएगा। अगर मैं बात करूं ए ई आई ओ यू,
आगे पीछे हो सकता है, जो भी हमने डेटा लिया हुआ है हो सकता है उसके अरेंजमेंट में हमने आगे पीछे कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए ई आई ओ यू की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इसे हम सेट बोलते हैं। जब भी सेट का नाम आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए। क्या? वो इमेज ऐसी होनी चाहिए कि सेट का मतलब होता है क्या? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डेटाज, जो ऐसे डेटाज नहीं, डेटा, वेल डिफाइंड डेटा, ऐसे कलेक्शन, ऐसे डेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कभी चेंज ना हो। पहला इमेज। दूसरा इमेज, कभी भी हम सेट बनाएंगे, सेट को हमने ऐसे लिखा, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। जैसे क्या, हम कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? बी अ गर्ल, बी अ बॉय, मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कलेक्शन के भी कुछ, सेट के भी कुछ पार्ट्स होंगे, तो ये जो पार्ट्स हैं ना, इसको इसके डेटा, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर, एलिमेंट, ये कहते हैं। ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना, ये सारे सेट के डेटा कहे जाते हैं, मेंबर्स कहे जाते हैं, कलेक्शन कहे जाते हैं, एलिमेंट कहे जाते हैं। जनरली हम क्या यूज करते हैं टर्म? हम एलिमेंट टर्म ज़्यादा यूज करते हैं, एलिमेंट्स। दूसरी चीज, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डेटा हैं, ये क्या होंगे? कॉमा के थ्रू सेपरेट किए जाएंगे। देखोगे आप, एक कॉमा के थ्रू सेपरेट हो रहा है। और जो रिप्रेजेंट होंगे अंदर वाले जो एलिमेंट्स, वो होंगे क्या? स्मॉल लेटर से। उसके बाद क्या? इनको कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ब्रैकेट आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ब्रेसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी आगे जाके आप ऐसे कई सारे सेट्स देखोगे जो सेट के अंदर ही सेट होता है। तो ये क्या होते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर मैं आप लोग को बोलूँ आंख बंद करो और मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ वो वर्ड, वेरी, वेरी वर्ड जो है उसका कलेक्शन, तो VERY। तो अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमने इसको रिप्रेजेंट किया, कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे V, E, R, Y, ऐसे लिखे जाएंगे, सेपरेट किए गए कॉमा से, स्मॉल लेटर में लिखे गए, और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ए सेट से, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद J। अब ये भी क्या है? एक सेट है। एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं जो J से स्टार्ट होते हैं, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? उसके कलेक्शन को हम जरूर सेट बोलेंगे। जनवरी, जून, जुलाई, बस यही मंथ है। मैं भी यही बोलूँगी, आप भी यही बोलोगे, दुनिया में हर इंसान यही बोलेगा कि जनवरी, जून, जुलाई जो है, यही 3 ऐसे मंथ्स हैं जो कि J से स्टार्ट होते हैं, तो ये कलेक्शन बनाएंगे और ये कलेक्शन हमेशा सेट कहलाएगा। हमने क्या बोला? जुलाई। अब मुझको हम आगे पीछे कर सकते हैं, किसी ने बोले मैम जुलाई, जनवरी, जून, तो ये भी बिल्कुल सेट बनाएगा। कलेक्शन ऑफ 3 मंथ ऑफ अ ईयर। अब हमने क्या बोला? एक साल के 3 महीने कोई भी हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये चेंज होगा हर पर्सन के हिसाब से। अनु मैम ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी बोल दिया, सी के पास गए जनवरी, फरवरी, मार्च बोल दिया, एम के पास गए जून, जुलाई, अगस्त बोल दिया, तो ये चेंज हो रहा है। तो ये कभी भी एक सेट नहीं बनाएगा। तो सेट कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। अब आगे आते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट का ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है इसे हम सेट का सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद इसी चीज को हमने पढ़ के हमने ऐसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक ट्रे में हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3। इसको हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं सेट का। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कहते हैं सेट का। अभी इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज को हम क्या करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान पे सुनिएगा। हमने क्या कहा? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने होते हैं? 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होते हैं। पहला जो होता है, अ सेट जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज, 2 तरीके से। पहला रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड वही चीजें हैं कि कॉमा से सेपरेट होंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, इनक्लोज बाय कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ऐसे होंगे। तो क्या कह रहा है? जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने लिस्ट आउट कर दिया, लिस्ट आउट मतलब कि हमने ऐसे लिख दिया कि भाई हमने लिस्ट आउट कर दिया पढ़ के, इस वाले फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने दिए हुए सेट के स्टेटमेंट फॉर्म को पढ़ा और हमने उसको ऐसे लिस्ट आउट कर दिया, तो हमने क्या बोला? ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी में आता है क्या? अब जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट PX होल्ड्स। तो क्या मतलब? ये जो PX है, ये जो X है, वो क्या बताता है? वो बताता है प्रॉपर्टी ऑफ सेट, या फिर डिस्क्राइब करता है सेट को, डिफाइन करता है सेट को।
तो इसका मतलब है क्या, जब हमें स्टेटमेंट फॉर्म मिलता है, कौन सा फॉर्म, जब हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म मिलता है, स्टेटमेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म मिल जाए, या जब आपको पढ़ के ये मालूम पड़े कि हाँ यहाँ से एक सेट बिल्ड हो सकता है, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लेकिन हम ये तब सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं जब हम बहुत बच्चे होते हैं, हमें नया नया समझे सेट को भी जाना है। जिसने सेट को जान लिया अब उसी चीज को वो ऐसे लिखेगा, ए एक्स सच दैट एक्स जो है वो 10 से छोटा है, लेस देन 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड जितना भी एक्स है वो एन से है, नेचुरल नंबर से है, तो इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 9 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपको ये और ये तरीका लिखने आना चाहिए। तीनों वैसे एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और जब हमने उसी को पढ़ के ऐसे लिस्ट आउट कर दिया तो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं क्या, ये मैंने क्या छोड़ा है बच्चा, एक बिलोंग्स टू का केस होता है। बिलोंग्स टू का केस क्या होता है, साइन ऐसा होता है उल्टा ई टाइप। तो हमने क्या बोला, जब कोई एलिमेंट किसी सेट में आ रहा हो, जैसे 1 ए में दिख रहा है तो 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 ए में दिख रहा है तो 2 ए में बिलोंग कर रहा है, 8 ए में दिख रहा है तो 8 बिलोंग्स टू ए। बट हमने देखा 0 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स का केस होता है ई हमने खींचा, ई बनाया उल्टा और उसमें हमने लाइन खींच दी ऐसी, तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, -4 इज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग्स टू का केस होता है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया, सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, बिलोंग्स टू का केस पढ़ लिया। अब आ जाओ आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, अगर मैं जनरली बात करूं तो टाइप्स ऑफ सेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ सेट है, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, एक ऐसा सेट जहां पे एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही ना करते हो, जैसे अ सेट which does not contain any element is called empty set, null set, void set, आप कुछ भी बोल सकते हैं। represented by खाली ब्रैकेट और 5, क्या, या तो ये खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है या तो ये 5, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 5 से रिप्रेजेंट होता है, इसको 5 कहते हैं। अब हमने क्या बोला, ए एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 1 और एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है। तो मैम इस केस में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसको हम लिस्ट आउट करें, तो खाली ब्रैकेट या 5, मैम इसी को बोलेंगे हम लोग एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जब हम कोई सेट बना रहे होते हैं तो चेक करते हैं अगर उसके एलिमेंट अगर काउंटेबल हैं तो वो फाइनाइट, अगर एलिमेंट नॉन अनकाउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, काउंट नहीं किए जा सकते, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट। अ सेट विच इज एम्प्टी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल एलिमेंट्स है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे क्या, x इज लेस देन 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हमने क्या देखा 1 से लेकर 9 तक, ये एक फाइनाइट सेट है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हमने क्या बोल दिया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x सच दैट x ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें ये वाला सेट पढ़ के, ये सेट बिल्डर फॉर्म ये तो बता रहा है कि सेट स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से, 3 4 5 कहाँ तक जाएगा हमें ये नहीं मालूम, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ये रहा हमारा नेक्स्ट। अब हम आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम में ही छिपा हुआ है सिंगल। सिंगल लोग क्या होते हैं, अकेले होते हैं, बिल्कुल। तो जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सिंगल हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, सिंगलटन सेट। भाई ये बेचारा इकलौता है, ठीक है, और ये ऐसा इकलौता है मोदी जी टाइप, इसको फिर मोदी जी को चलो फिर भी ब्याह हुआ, शादी हुआ, उनका बात ही अलग है, लेकिन ये ऐसा इकलौता है जिसकी ब्याह शादी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी नहीं रही इनकी, ठीक है, या फिर बोल लो बॉयफ्रेंड भी नहीं रहे, जो भी आपको कहना है, ठीक है। अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ए जो है हमने क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चा ये कंडीशन जरूर पढ़ना है आपको।
हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्यूशन निकाला, x की वैल्यू ±2 आया, मतलब जो सेट बनेगा -2 +2 दोनों बनेगा। बट अकॉर्डिंग टू द सेट बिल्डर फॉर्म वहाँ पे एक कंडीशन मेंशन है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो अपने सेट से हम -2 को निकाल बाहर कर देंगे, सिर्फ 2 को रखेंगे। तो ये जो 2 आया, इसको क्या एक ही एलिमेंट आया, तो इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है, क्योंकि यहीं से हम 2 सेट पढ़ने वाले हैं। कार्डिनल नंबर ये होता है कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। हमने बोला ए में कितने एलिमेंट है, 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 7। अभी देखो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बी सेट निकला। क्या? एक्स की जो वैल्यू है -5 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हो गए? 9। तो इसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं या कार्डिनलिटी कहते हैं किसी सेट का। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आगे। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट इसी से आता है, ध्यान से सुनिएगा। जब दो सेट हैं, मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको, दो कोई भी सेट है, अगर दोनों में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट, मान लो ऐसा 2 घर है, 2 घर में मान लीजिए उसमें भी 3 मेंबर्स रहते हैं, इसमें भी 3 मेंबर्स रहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। लेकिन हम ये बोलें कि उस घर में और इस घर में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहते हैं। जो लोग इसमें रहते हैं वो लोग उस घर में भी रहते हैं। तो अगर 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ वो तो सेम है, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो बोलेंगे वो इक्वल सेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कंडीशन है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए सेम, लेकिन इसमें सेम के साथ साथ इक्वल होने चाहिए। इफ ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट, set A and set B are said to be equal set if the number of elements are same and equal, then A and B is called A equal to B। अगर मैं बात करूँगी एग्जाम्पल की तो ध्यान से देखिएगा, हमने A लिखा, B लिखा, अब देखना 1 2 3 1 3 2, तो हमने क्या देखा कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट के होने के साथ साथ इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो मैम नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और साथ में मैम ये दोनों सेट इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट भी इक्वल है, ए एंड बी आर इक्वल। हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, हमने यहाँ पे 4 5 6 लिखा, यहाँ पे बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ए में भी 3 एलिमेंट, बी में भी 3 एलिमेंट, पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो मैम बस ये इक्विवेलेंट सेट हुए, ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेट्स क्या होता है? हमारे टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो चुका है। टाइप्स ऑफ सेट में हमने पढ़ा एम्प्टी, नल एंड वॉइड सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद हमने पढ़ा क्या? इक्विवेलेंट और इक्वल सेट हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं क्या? सबसेट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबसेट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या? सबसेट। तो इस बात को बच्चा दिमाग में रखिएगा और सोचिएगा कि भाई ये सच में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ हो गया, पढ़ लिया, कर लिया, तो नहीं, ये सच में इम्पॉर्टेंट है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आ जाइए। स्टार आइए भाई, पानी पीते हुए चलना चाहिए, थोड़ा सा 9 डेज मेरा फास्ट है, तो आइए। अब हमने क्या बोला? इक्विवेलेंट सेट की सॉरी सबसेट की बात करते हैं। सबसेट मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट, एक सेट का पार्ट। एक सेट का पार्ट है मतलब उस सेट की सारी क्राइटेरिया फॉलो करेगा। कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएंगे सारे उसके एलिमेंट उसके कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे, मतलब कि सबसेट भी एक सेट ही होता है, बट वो एक सेट का पार्ट, एक बड़े सेट का पार्ट होता है। जैसे क्या? मेरी फैमिली है, पापा की जो मेरी फैमिली है, मेरे पापा की जो फैमिली है मेरे बाबा की फैमिली की पार्ट कहलाएगी, तो मेरे पापा की फैमिली सिर्फ एक सबसेट कहलाएगी, और मेरे बाबा की फैमिली मान लीजिए एक सेट है। तो हम पापा की जो फैमिली है
वो पूरा का पूरा बाबा की फैमिली के हम एक पार्ट हैं, तो हम सबसेट कहलाएंगे। और हम ये भी देखेंगे कि पापा की फैमिली का हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर बाबा की फैमिली में बिलोंग करना चाहिए, यही कहता है। क्या? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करना चाहिए, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, इस केस में ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा और बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा। जैसे हमने क्या बोला 1 2 3 है और हमने बी सेट लिया 1 2 3 4 5, हमने देखा 1 2 3 जो है पूरा का पूरा बी में आ रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। अब देखोगे कहीं कहीं आपको दिखेगा नीचे इक्वल वाला साइन और कहीं कहीं नहीं दिखेगा। जहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं दिखता है, अगर आप वो भी लेके चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर होता है हम आपको अभी समझाते हैं, 2 सेकंड। हमने जैसे क्या बोला, अभी ये समझेंगे हम, आगे आइए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ए बी में होना चाहिए, ए बी का सबसेट है, ठीक है, बट ए कभी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसेट दूसरे सेट के इक्वल हो सकता है, पर प्रॉपर सबसेट जिस सेट का पार्ट है उसके कभी इक्वल नहीं हो सकता। सबसेट जिस सेट का पार्ट है उसके इक्वल हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट जिस सेट का पार्ट है उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में जरूर आ रहे होंगे, क्लियर। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ डी। अब देखिए अंतर समझेंगे, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क होता है। हमारे को एक सेट बी दिया, अब इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट होते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसेट जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं इस सेट बी के वो लिखते हैं। तो हर सेट का सबसे पहला सबसेट 5 होता है, 5, फिर 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, मतलब सेट बी के इतने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। अब आप चेक कर लो, कोई भी सबसेट 1 उठाया, सेट है, इसके सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 में आ रहा है, तो हमने क्या बोला, ये इसका सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। बट हम इक्वल वाला भी लेंगे इसमें। अब हम जैसे ही प्रॉपर सबसेट के पास पहुंचते, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3, इक्वल वाला केस हम इसमें लेके नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के फॉर्मूले होते हैं। क्या? जितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए बी में 3 एलिमेंट है, 2 टू द पावर 3 8, और क्या प्रॉपर सबसेट का क्या होता है, 2 टू द पावर 3 -1 8 -1 7। ये निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ए बी का सबसेट है तो अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ऑब्वियस ही बात है वो एलिमेंट बी में भी होगा। चेक करिए, आइए, हमने क्या बोला, ए बी का सबसेट है, तो अगर 1 ए में है तो 1 बी में भी है, आप चेक कर लो, क्लियर। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या, दुनिया में जितने भी सेट हैं वो, दैट मीन्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया के जितने भी सेट हैं वो खुद के सबसेट जरूर होते हैं, क्लियर। आ जाइए, एम्प्टी सेट जो होता है दुनिया में हर सेट का सबसेट होता है। 5 एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट अगर m है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर m, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर m-1। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साइड हट रहे, आगे चलते हैं। चलिए, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। बिलोंग्स का केस वो फॉलो करेंगे जो एलिमेंट होगा। मैं अपने घर में बिलोंग करती हूँ, अभी मेरी कोई फैमिली नहीं है तो मैं सबसेट की, क्योंकि मैं सेट बना ही नहीं रही हूँ, जब तक मैं सेट नहीं बना लूंगी, सेट की क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर लेती, तब तक सेट की क्राइटेरिया क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। तो अगर मैं सेट की क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली में सिर्फ बिलोंग करूंगी। मेरे पापा जो है वो सेट की क्राइटेरिया फॉलो कर पा रहे हैं, इसीलिए वो सबसेट बना रहे हैं अपने बाबा की, मेरी बाबा की फैमिली के। तो हमने क्या बोला, कोई ये सेट गिवन है 1 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर एक और कर ली, तो ये एक एलिमेंट है
जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट है तो ये एक एलिमेंट काउंट होता है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला, टोटल हमने क्या बोला, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 16 माइनस 1 15। 1 जो है वो बिलोंग करेगा, लेकिन जैसे ही 1 ने सेट की क्राइटेरिया फॉलो की कर्ली ब्रैकेट तो वो सबसेट हो जाएगा। 2 जो है वो बिलोंग करेगा, लेकिन जैसे ही 2 ने सबसेट की क्राइटेरिया फॉलो की, सेट की, वो एक सबसेट बन जाएगा। 3 4, अब बोलोगे मैम कर्ली ब्रैकेट, नहीं बच्चा, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ही ऑलरेडी सेट के अंदर है, इसलिए ये बिलोंग करेगा। इसको सबसेट बनाने के लिए एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सबसेट की क्राइटेरिया फॉलो करेगा। ये सारे होते हैं, ये डिफरेंस होता है बिलोंग्स टू और सबसेट के बीच में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर्स, आप सभी को मालूम है दुनिया में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में भी एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल जो होते हैं, सॉरी विदाउट डेसिमल हमने आगे स्टार्ट किया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जिसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर, पूरे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीजर। रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q एक इंटीजर्स होते हैं और q कभी 0 नहीं होने चाहिए। विद डेसिमल क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग जो एक पॉइंट के बाद कट जाता है, 5/2 2.5 कट गया। नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 जो एक पॉइंट के बाद कटता नहीं है, रिपीट करता है, 1/3 0.333 अभी रिपीट कर रहा है, कटेगा नहीं। तीसरा नीदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही कटेगा ना ही रिपीट करेगा। जैसे क्या 1.4141141114111, तो ये ना रिपीट कर रहा है ना कट रहा है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। चलिए, और ये सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसलिए एक इनफाइनाइट सेट भी होता है ये। दूसरा सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हमने कुछ नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करने का तरीका जेड होता है, इसको एन इसको डब्ल्यू। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होता है, और सेट ऑफ रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट होता है। आपको दिखेगा क्या, पूरा का पूरा एन डब्ल्यू में आता है, तो एन डब्ल्यू का क्या होगा, होल नंबर का सबसेट होगा। पूरा का पूरा डब्ल्यू जेड में आता है, तो होल नंबर इंटीजर का सबसेट होगा। पूरा का पूरा जेड क्यू में आता है, मतलब कि रेशनल नंबर में आता है, तो इंटीजर जो है वो क्यू का सबसेट मतलब रेशनल नंबर का सबसेट होगा। और पूरा का पूरा रेशनल नंबर जो है वो हमारा आता है क्या, रियल नंबर में। तो ऐसे देखे जाए तो हर स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। क्लियर? चलिए, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हटा दीजिए। रियल नंबर जो होता है हमने ऐसे दिखाया, ग्रीन वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट नेचुरल नंबर, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आ जाता है, होल नंबर। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर कहाँ आता है, इंटीजर में, तो इंटीजर। पूरे के पूरे तीनों नंबर आपके रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो ये हमने छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हो इंटरवल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है इंटरवल का मतलब होता है 3 केस, ठीक है, 4, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो x, या तो देखिए, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ये 3 केस आते हैं, ये वाले 3 केस। कौन से 3 केस, या तो x जो है 1 से बड़ा 5 से छोटा, या तो x जो है 1 के बराबर 1 से बड़ा 5 के बराबर 5 से छोटा, या तो x जो है 1 के बराबर 1 से बड़ा और 5 से छोटा, या तो जो x है वो 1 से बड़ा या 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा। ये 4 हमारे साइंस है। जहाँ पे हमने होल जो है इसका मतलब एक्सक्लूडेड है, जहाँ हमने डॉट लिया मतलब वो सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। अब आ जाइए, पहला ओपन इंटरवल, या तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा या तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है क्या, अगर हमने बोला कोई भी ए बी आर में है, इसका मतलब ए जो है वो बी से छोटा होगा। ये ओपन इंटरवल में ए और बी हमेशा एक्सक्लूड होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं, निकल जाते हैं। जैसे हमने ए बी ओपन इंटरवल दिखाया, एक्स जो होगा या तो ए से बड़ा होगा या तो बी से छोटा होगा, मतलब ए और बी के बीच में होगा, ए से बी तक नहीं, ए से बी तक अलग चीज है, ए और बी के बीच में अलग चीज है। तो ए और बी के बीच वाला कंडीशन जो होता है उसको ओपन इंटरवल, जैसे हमने 1 5 बोला, एक्स जो होगा वो 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा, मतलब क्या
1 पॉइंट समथिंग हो सकता है लेकिन कभी 1 नहीं होगा। 5 से छोटा 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कभी 5 नहीं होगा। मतलब 1 और 5 हमेशा एक्सक्लूडेड होंगे, निकल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या बोला, इस केस में 1 और 5 पे हमने होल बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ये हमारा नंबर लाइन है। क्लोज इंटरवल ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब होता है ए बी। एक्स जो होता है ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और बी के बीच में भी हो सकता है। ए और बी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नंबर लाइन पे देखेंगे A15 मतलब क्या, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1 से लेके 5 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 1 से लेके 5 वाला कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 5 इंक्लूडेड होंगे, ये वाला बनेगा। इनमें 1 और 5 हमने पूरा लिया इसलिए डॉट बना दिया। पहला, तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, जिधर ओपन है वहां पे ओपन का साइन, बाद में क्लोज है तो क्लोज का साइन। ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, हमने क्या बोला, x जो होगा वो कभी भी a नहीं हो सकता बट b हो सकता है। x जो है a के बाद b तक, a के बाद b तक, जहाँ पे a एक्सक्लूडेड, e b इंक्लूडेड। जहाँ पे हम a नहीं ले सकते वहाँ हमने होल बना दिया, पूरा लेके यहाँ तक डॉट। 1 5 का मतलब है क्या, x कभी 1 नहीं होगा, 1 के बाद 5 तक, ये है। क्लोज ओपन इंटरवल, तो पहले क्लोज है तो क्लोज का साइन, बाद में ओपन है तो ओपन का साइन। इसका मतलब क्या, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है क्या, x कभी a हो सकता है और a से बड़ा भी हो सकता है, पर कभी b नहीं हो सकता, b से पहले तक ही काम करेगा। मतलब यहाँ पे a इंक्लूडेड होगा, b एक्सक्लूडेड होगा। इस केस में अगर हम 1 5 लेते हैं और क्लोज ओपन में, तो x कभी भी 5 नहीं होगा, पर 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, तो 5 नहीं होगा, इसलिए हमने वहाँ पे होल बना दिया। 1 इज इंक्लूडेड, 5 इज एक्सक्लूडेड। आई होप आप लोग को ओपन इंटरवल समझ में आया हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट अगर मैं किसी से पूछती हूँ बच्चों से, तो क्या कहते हैं, मैम जो सबसे बड़ा सेट है। अगर बताओ, मैं बोलूँ सबसे बड़ा सेट अगर मैं बात करूँ तो सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर जो है, क्या वो सेट ऑफ मंथ जो है उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं। हर सेट के लिए अपना अपना अलग अलग एक यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे हर इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी कॉन्टेक्स्ट में जो बिगेस्ट सेट होगा उसी को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, जो इससे बड़ा होगा, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब इसकी यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इन सब में ये पूरा का पूरा आ जाता है। लेकिन अगर आप बोलो कि यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ अल्फाबेट्स कर दो आप इसके लिए, तो नहीं। सेट ऑफ अल्फाबेट में कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो वो यूनिवर्सल सेट इसके लिए नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, व्हाट द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। और सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स में ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। सेट ऑफ 2D फिगर्स। दूसरा क्या कह रहा है? सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम कंडीशन भाई, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ पॉलीगन, सेट ऑफ 2D फिगर्स। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकलता है? लेंथ ऑफ इंटरवल, कोई भी इंटरवल गिवन हो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, तो b माइनस ए। लेंथ का मतलब होता है क्या? a से b तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, b माइनस ए इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। चलिए आगे आ जाते हैं वेन डायग्राम, जिसको जॉन वेन ने दिया था। वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है जहां पे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और यूनिवर्सल सेट है तो उसके सबसेट्स होंगे। जैसे क्या, अगर मैं बात करूं, इधर देखिए, यूनिवर्सल सेट है ये सारे के सारे, उसका सेट सबसेट कौन होगा? ये है, तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट्स होता है। तो वेन डायग्राम जो है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके सबसेट्स को क्लोज फिगर से हम दिखाते हैं, लाइक सर्कल, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, हमने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 से लेके 8। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? जो भी सेट है, जो भी सेट है उससे बड़ा वाला सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये हमने 3 7 लिया, हमने इसमें 1 4 2 लिया। तो यूनिवर्सल सेट को पहले हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर, जितने भी ये यूनिवर्सल सेट है, और हमने जो सबसेट्स बन रहे हैं 3 7 1 2 4 8, ये सारे के सारे ए और बी कहलाएंगे, जो हमने क्लोज फिगर से दिखाया हुआ है।
आगे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ऑन सेट। भाई ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो आपके हॉस्पिटल में होता है, ये वो वाले ऑपरेशन है जो नंबर्स पे लगते हैं और यहाँ पे लगने वाले हैं सेट के ऊपर। नंबर्स पे जो लगते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगते हैं, पर यहाँ पे जो ऑपरेशन होने वाले हैं वो अलग होने वाले हैं। सेट पे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑपरेशन लगता है। जब भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर मिलता है, जब भी सेट पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें सेट मिलेगा। अगर हम यूनियन की बात करते हैं, कोई भी दो सेट है, अगर हम उसके यूनियन की बात करते हैं तो क्या कहता है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट। हमेशा आपको एक सेट मिलेगा, एक ऐसा सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ईदर सेट ए और सेट बी। एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें आपको पूरे के पूरे एलिमेंट सेट ए के होंगे या सेट बी के होंगे, पूरे के पूरे होंगे या दोनों के होंगे, रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनियन बी। हमने क्या बोला, ए यूनियन बी एक्स, सच दैट एक्स जो होगा या तो ए से होगा या तो बी से होगा। इसका डायग्राम क्या, ए से लेके पूरा बी तक दोनों के एलिमेंट, भाई ए और बी के दोनों के एलिमेंट यूनियन में लिख दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ए यूनियन बी। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आगे चले, जैसे हमने क्या बोला, ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी जब भी लिखना है तो पहले आप ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4। अब आप चेक कीजिए क्या कि मैम 3 4 जो है ये ए के साथ कॉमन है, कभी भी दो एलिमेंट सेट में नहीं लिखे जा सकते। 3 दो बार नहीं लिखा जा सकता, एक ही बार लिखा जाएगा। तो ऑलरेडी 3 4 मैम ए के साथ लिखा जा चुका है, तो मैम 3 4 नहीं लिखेंगे, बचा हुआ 5 6 लिखेंगे। तो हमने क्या बोला ये। अब अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बस इतना बात बोल दूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बस इतना बात बोलूँ कि अगर मैं ये हटा दूँ, क्या कर दूँ, अगर मैं ये हटा दूँ, मतलब मैंने बोला क्या, या फिर अगर मैं रुक जा, मैं ये कर देता हूँ, अगर मैं ये हटा दूँ कि ये दिया ही नहीं है, तो आप ये चेक करो कि 1 हमने, ओहो, अगर मैं 1 की बात कर रही हूँ तो 1 किससे होगा, आप बोलोगे मैम या तो ए से होगा और या तो बी से होगा, हमें नहीं मालूम है मैम वो 1 किससे होगा। अगर हमें सिर्फ ये दिया होगा तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये 1 जो होगा या तो ए से होगा या तो बी से होगा। क्लियर, चलिए हाँ जी हटा देते हैं उसको। क्लियर, प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी कीजिए चाहे बी यूनियन ए कीजिए, बात बराबर है तो कम्यूटेटिव होता है। ए यूनियन बी फिर यूनियन सी कीजिए या फिर बी यूनियन सी फिर यूनियन ए कीजिए, बात बराबर है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई क्या होता है, लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर ए का यूनियन किसके साथ ले कि ए ही आ जाए, तो ए का यूनियन फाई के साथ लेने पे ए आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, जहाँ पे फाई जो है वो आइडेंटिटी होता है ए का। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, खुद का यूनियन खुद के साथ करने पे क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। दूसरा होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का यूनियन अगर हम ए के साथ कर रहे हैं तो हमेशा यूनिवर्सल आएगा। क्लियर, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, चलिए ये फिर ये फिर ये। अब आते हैं इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन है, ए गिवन है बी गिवन है, आपको ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी इज व्हाट, पहले आप ए के एलिमेंट लिख लोगे, अब आप चेक करोगे बी के, तो बी का एलिमेंट ए ऑलरेडी आ चुका है, आई ऑलरेडी आ चुका है, यू ऑलरेडी आ चुका है, तो ए यूनियन बी क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है, प्रूफ हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। हमारे को ये क्वेश्चन है क्या, एक्स हमारे पास राम गीता अकबर है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर द स्कूल हॉकी टीम। वाई जो है गीता डेविड अशोक है, ठीक है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 11th हु द फुटबॉल। आपको एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो मैम पहले हम राम गीता अकबर लिख लेंगे, तो मैम हम चेक करेंगे जब हम वाई का लिखेंगे तो गीता ऑलरेडी आ चुकी है, तो गीता को नहीं लिखेंगे, डेविड और अशोक लिख के हम अपना एक्स यूनियन वाई करेंगे। चलिए अब आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी एक सेट होगा, कैसा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन हो, रिप्रेजेंटेड बाई ए उल्टा यू बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट होता है। जब भी हम इसको जनरल रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स ए से भी होगा और एक्स बी से भी होगा, ये ए है ये बी है, तो जो कॉमन वाला पार्ट है ना उसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यहाँ आपको एंड दिख रहा है,
वहाँ आपको और दिखा होगा, आप लोग पैक करके देखिएगा। तो हमने बोला 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, तो जो दोनों में कॉमन है 3 4, तो क्या हो गया 3 4 हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया इंटरसेक्शन कॉमन दोनों में। अब आप चेक करो, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है वो ए से भी है और ये जो 3 है वो बी से भी है, चेक करो ना, दोनों में ही आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉम्यूटेटिव होता है ए इंटरसेक्शन बी करो, बी इंटरसेक्शन ए करो, बात बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या फिर बी इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन ए करो, एसोसिएटिव होता है, बात बराबर है। लॉ ऑफ फाई, ए क्या इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ कर रहे हो तो आपको हमेशा फाई मिलेगा। कैसे, आप चेक करो, हमारे को फाई मतलब कुछ नहीं, जब इसका आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो कॉमन तो कुछ है नहीं ना, तो फाई मिलेगा। लॉ ऑफ यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के साथ अगर आप ए को इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, इसलिए इसको आपको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करने पे आपको हमेशा ए ही मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर। आज देखिए, ये अगर मान लीजिए यू है और ये ए है, आप जब भी यू मतलब यूनिवर्सल, इसमें देखो पूरा का पूरा ए आ रहा है, आप लोगों तो आपको सिर्फ 1 2 ही कॉमन मिलेगा जो कि ए के बराबर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ना। इंटरसेक्शन ऑफ, देखो अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किसकी बात करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करने वाले। देखो बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना, हम बहुत ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा के नहीं बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ अगर मैं बात करूँ, हमारा जो टॉपिक रह गया है, कॉम्प्लीमेंट रह गया है, हमारा डिफरेंस रह गया है, बस आ जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा, इंटरसेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में क्या होता है, एक बार इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पहले इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो अब जैसे ही इंटरसेक्शन बी पे पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, तो अब क्या हो रहा है, यूनियन बाहर इंटरसेक्शन अंदर, तो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब आप खुद सोचो, आप अलग अलग बनाओ। ए इंटरसेक्शन मान लो जो हमने ऐसे बनाया, रुक जाओ, इसका डायग्राम वैसे मैं बनाऊंगी नहीं, मैं हमेशा बच्चों को बनाने के लिए देती हूँ। मैंने क्या कहा, हमने ये बनाया ए, हमने ये बनाया बी, हमने ये बनाया सी, हमने ये बना दिया 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आ जाओ, अब देखो कलर फिल करते हैं। अब मान लिया हमने कि ये ए है, थोड़ा पतलू हो जाओ भाई, बहुत मोटू हो तुम, इधर आ जाओ। ये हो गया ए, ये हो गया बी अपन का, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है मैम, ए इंटरसेक्शन बी पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जहाँ पे ए और बी कॉमन आ रहे हैं, क्लियर। मैम ए इंटरसेक्शन सी, जहाँ पे मैम ए और सी कॉमन आ रहे हैं, तो मैम ये वाला पार्ट, ध्यान से एक मिनट, कौन सा वाला पार्ट, हम येलो कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब दोनों को आपको क्या निकालना है, उसका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है मैम ये पूरा का पूरा पार्ट, तो हमने क्या बोला, ये जो पूरा पार्ट है यूनियन आप कर दो। यूनियन का मतलब हो गया मैम ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को बोलते हैं क्या हम, जो हमारे पास स्टेटमेंट है। चलो हमने ऐसे प्रूफ किया, ये हमारे को क्या है, ये हमारे को RHS है। चलो हम LHS से प्रूफ करते हैं। फिर से हम बनाएंगे क्या, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। हमने क्या बोला, ये C है, हमने क्या बोला, ये B है, हमने क्या बोला, ये A है। चलो आ जाओ, सब यार सब 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 मोह माया है, आ जाओ। हमने क्या बोला, पहले B यूनियन C निकालते हैं।
बी यूनियन सी का मतलब होता है पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी। तो मैम पूरा बी, पूरा बी, पूरा बी, ओहो, पूरा बी, पूरा बी ये है, और मैम पूरा का पूरा सी ये है। पूरा बी और पूरा सी क्या है? ये है। और अपन का ए ये है। हमने क्या बोल दिया? ये क्या है हमारा? ए है। अब क्या कह रहा है? ए और बी, देखो अब क्या कह रहा है? इस पूरे के पूरे ए का, पूरे के पूरे ए का इसके साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन आ रहा है, जो क्या आ रहा है? कॉमन। तो अपन को कॉमन क्या मिल रहा है मैम? ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो कॉमन पार्ट क्या है? ये दोनों में चेक कर लो ना भाई, कॉमन पार्ट क्या है? आप चेक करो ना। तो हमने बोल दिया भाई ये वाला कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन पार्ट इज दिस ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ ये वाला कॉमन पार्ट है। अब दोनों से हमने LHS और RHS दिखा दिया। इसका फिगर आप खुद से बनाओगे और मुझे बताओगे कि मैम हमने इसका डायग्राम बनाया है HW, इसका डायग्राम बनाया है। अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगी। आ जाओ, मैं बना ही देती हूँ। आइए यहीं बना दूँ, रुक जाइए। कहते हैं लोग, मेरा चेंज तो नहीं हो गया ना? मुझे लगा चेंज तो नहीं हो गया भाई। कितने पेज पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। आ जाइए, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में मेल ID दी हुई है, मैं आप लोग को वहाँ पे ही भेज दूंगी। मेरी कम्युनिटी पे भी आप लोग को ये मेल मिल जाएगा। आ जाइए, यहाँ बनाते हैं भाई, यहाँ बनाते हैं अपन लोग। आ जाइए, भैया मैं 3-3 बनाना, 2-2 बनाना है हमें। एक यहाँ बना दिया हमने और एक ये। LHS और RHS दोनों बनाएंगे। मैथ्स में डायग्राम बनाने मज़ा आता है ना, बहुत इजी होता है थोड़ा सा। चलिए भाई, ए बी सी। मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा ना ये मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, तो ये जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत उड़ रहे हैं, तो डोंट माइंड। आ जाइए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम RHS की बात करते हैं, A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब क्या है मैम? पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा B। अब आ जाइए, A यूनियन C का मतलब क्या है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा A, फिर पूरा का पूरा, एक मिनट रुक जाओ, सेम कलर नहीं ले सकते ना अपन। पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा C। यूनियन का मतलब तो यही होता है मैम। अब आ जाओ, इनका करना है मैम इंटरसेक्शन। क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो अब आप चेक करो, ये हमारे पास पूरा A यूनियन C है, ये हमारे पास पूरा A। तो मैम दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? तो मैम कॉमन पार्ट आप चेक करना, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है दोनों में? कॉमन पार्ट जो तीनों में कॉमन आ जाए, मेरी बात ध्यान पे सुनना, कॉमन पार्ट ये सिर्फ इसमें कॉमन आ रहा है। तो मैम कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? आप ध्यान से देखना, मैं बैक कर रही हूँ। ओहो ठीक है, आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान पे सुनना, मैं यहीं से कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान पे सुनना। पूरा का पूरा A यूनियन B, ये वाला पार्ट था, येलो वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट। पूरा का पूरा जो B वाला ब्लू वाला पार्ट है, मेरी बात ध्यान पे सुनना, पूरा का पूरा जो ब्लू वाला पार्ट है, या एक काम करते हैं हम छोड़ देते हैं अभी, रुक जाओ। देखो ये पूरा का पूरा येलो वाला पार्ट है, ठीक है। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? A यूनियन C। तो मैम पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा C, पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा C, और पूरा का पूरा A और C में मैम ये भी वाला पार्ट आएगा। लेकिन मैम आप चेक कर सकते हो, ये वाला पार्ट सिर्फ A यूनियन C में, ये वाला पार्ट सिर्फ B यूनियन C में। तो मैम ये वाला पार्ट सिर्फ A यूनियन C में, मैम ये वाला पार्ट सिर्फ A यूनियन B में। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ?
कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला हुआ, चेक करो, ये वाला जो पार्ट हुआ वो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का पार्ट हुआ। अब आ जाओ, अगर हम इससे बात करें LHS से, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन है, ये है ये है, रुक जाओ कलर ये नहीं यूज करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी जो दोनों में है, ये और ये। अब इसका यूनियन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेंगे, किसके साथ? ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। जब ए के साथ यूनियन लेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये पूरा का पूरा ए, ये भी तो आ जाएगा। तो अब इसका जो डायग्राम है, थोड़ा बहुत मैंने कुछ पार्ट छोड़ रखा है और कुछ पार्ट इसमें छोड़ रखा है, इसका डायग्राम आप लोग पूरा कंप्लीट करके बताएंगे मुझे। चलिए आगे आते हैं भाई। अब क्या कह रहा है, हमारे को ए गिवन है, बी गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 12 से हटा दो, ठीक है। वहां से आंसर क्या, हमारे को ए गिवन है, बी गिवन है, हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए जहां पे 6 और 8 आ जाएगा कॉमन। क्लियर? ए गिवन है, फिर से बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जो कॉमन है, 2 3 5 2 3 5 7 भी कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा बी के बराबर आ रहा है, शो हो गया। लास्ट डिफरेंस के बाद अभी हमें कॉम्प्लेंट पढ़ना है, दो हमें और पढ़ना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, यहाँ पे बच्चा a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग होता है। a माइनस बी क्या कहता है, एक सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच ओनली बिलोंग्स टू सेट a बट नॉट बिलोंग्स टू सेट b। एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट होंगे। अगर b के एलिमेंट अगर a में कॉमन भी आ रहे होंगे ना, हम उसको a से निकाल फेंकेंगे। b माइनस ए क्या होता है, एक ऐसा सेट जहां पे सिर्फ b के एलिमेंट होंगे, a के एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब जो पहले होंगे सिर्फ a का एलिमेंट b का नहीं हो सकता, सिर्फ a का एलिमेंट b में नहीं, b का नहीं हो सकता, सिर्फ b का एलिमेंट a का नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 3 4 5 6 7। तो अगर आपको a माइनस बी लिखना है तो आप ये सोचिए, दो राजा हैं। अब अगर a माइनस बी हो रहा है, इसका मतलब राजा a जीत गया। जब राजा a जीता तो उसने बोला क्या, हम b को अपने अंदर नहीं रखेंगे। भले ही हमने b पे विजय हासिल की, लेकिन उसको हम अपने अंदर नहीं रखेंगे। और साथ में ऐसे लोग जो b से ताल्लुकात रखते हैं और हमारे राज्य में रहते हैं, हम उनको भी बाहर निकाल फेंकेंगे। जैसे क्या, मान लीजिए इतने राजा के राज्य में रहते हैं, उन्होंने देखा जो 3 4 हैं वो a राज्य से भी बिलोंग करते हैं और b राज्य से बिलोंग करते हैं, वो 3 4 को बाहर निकाल देंगे। मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम a से बाहर निकाल देंगे, सिर्फ 1 2। b माइनस ए मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम b से बाहर निकाल देंगे, तो बचा क्या 5 6 7। इसी को बोलते हैं a माइनस बी और b माइनस ए। कभी भी a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर मैं बात करूं a माइनस बी, x बिलोंग्स टू ओनली a बट नॉट b, b माइनस ए, x बिलोंग्स टू ओनली b बट नॉट a। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा डायग्राम। जैसे क्या, a माइनस बी, बच्चा ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये पूरा ये a है, ये पूरा ये b है। पर a माइनस बी मतलब क्या, जो कॉमन वाला पार्ट था हमने जब a से निकाल दिया तो हम a माइनस बी, कॉमन वाला पार्ट जब हमने b से निकाल दिया तो b माइनस ए। इस बात को ध्यान में रखिए। क्लियर? ये a माइनस बी, ये b माइनस ए, ये कॉमन a इंटरसेक्शन b, और इन तीनों को मिला दिया तो a यूनियन b। इसका यूज अभी हम आगे करेंगे, ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आप लोगों को देते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो तो नहीं होता है, हैंडसम लग रहे हो, ठीक है। ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये वो कॉम्प्लीमेंट है जो कंप्लीट वर्ड से बना हुआ है, जो कंप्लीट करता है, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है। तो मतलब एक ऐसा सेट जो एक सेट को कंप्लीट करता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो हमने क्या बोला, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, हमने बोला यू यूनिवर्सल सेट है और ए उसका एक सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज अ सेट, वो एक सेट होगा ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओनली यू। क्या कह रहा है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ यूनिवर्सल के एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेड बाई एंड कैन आर विच आर नॉट इन सेट ए,
रिप्रेजेंटेड बाई ए के ऊपर डैश या फिर ए के ऊपर सी। ए डैश का मतलब होता है क्या, एक्स जो है सिर्फ यू में होगा, कभी भी एक्स ए से नहीं होगा। मतलब ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यही तो होता है, अभी हमने माइनस में पढ़ा है डिफरेंस में। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल गिवन है, ए गिवन है, ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब यू माइनस ए। अगर आप चाहो तो पूरा यू लिख लो, फिर माइनस ए लिख लो, जो कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों में उसको बाहर निकाल लो। क्या 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 निकाल दिया, तो क्या बचा 2 4 6 8 10, ये बचा। क्या बचा, ये बचा। इसी को बोलते हैं क्या, हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और जब भी ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन लोगे ना, तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, क्लास 11 जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यू एक यूनिवर्सल सेट है। और ए जो है सेट ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्लास 11 के सेट ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ए डैश क्या आ जाएगा, यू माइनस है तो सेट ऑफ बॉय। अरे क्लास में गर्ल्स और बॉयज होते हैं, पूरे के पूरे गर्ल्स निकल गई, तो बचा कौन, सेट ऑफ बॉयज। प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल आएगा, और अगर ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो हमेशा फाई आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कराया वो देखिए, ये हमारे पास ए डैश है और ये हमारे को ए है, तो यूनियन लो, तो यूनियन लिखते हो पहले ए के एलिमेंट लिख लो, 1 3 5 7 9 लिख लो, फिर कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। आप चेक करोगे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही है। अब देखो ये ए है, ये ए डैश है, तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमेशा आपको फाई मिलेगा। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टीज है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी करने के बाद अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लो। ए इंटरसेक्शन बी करके अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो ये चेंज हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला है फिर से आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपको ए ही मिल जाता है। देखिए ये यू है, ये फाई है। अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेती हूँ, आ जाओ, जैसे ये डबल कॉम्प्लीमेंट करना है आपको। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस जो यहाँ पे है ए डैश। अब यू में से पूरा का पूरा ए डैश माइनस कर दो तो 2 4 6 8 निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 3 5 7 9, पूरा का पूरा ए बचेगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा भाई, आ जाइए। लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको हमेशा यूनिवर्सल मिलेगा, और अगर आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्लियर, मान लो ये हमारा यूनिवर्सल है, ये फाई है, तो फाई यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे, कुछ नहीं, यूनिवर्सल। यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस हो गया, बचा फाई। चलिए, डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप ए यूनियन बी चाहते हो तो हमें मालूम है कि ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए का सम होता है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, बच्चा हमने क्या कहा, ये पूरा का पूरा जो है ये ए है, तो ए में मैम ये कॉमन वाला पार्ट भी आ रहा है और मैम ये बी माइनस ए भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो ए में एलिमेंट होंगे वो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे। बिल्कुल सही। उसी तरीके से मैम अगर हम बी की बात करेंगे तो बी में जो होंगे मैम क्या, बी माइनस ए भी है, कॉमन वाला पार्ट है, उनका सम होगा, तो बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो डायरेक्ट ये वाला कभी कभी कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूरा का पूरा ए दिया होता है, तो आप डायरेक्ट ये लगाओगे, ए यूनियन बी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने किया है तो ये होता है क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसके बराबर भी होता है क्या, यूनियन में से माइनस कर देंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी हुई। दूसरा, ये वाली वही वाली प्रॉपर्टी है क्या,
यहाँ पे बच्चा यूनियन था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, क्या a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन माइनस सॉरी यूनिवर्सल माइनस a इंटरसेक्शन b। ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेम होती है, चेक कीजिएगा। क्लियर? अब आ जाइए, a यूनियन b यूनियन c में क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस c इंटरसेक्शन a प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये होता है 3 अगर सेट गिवन हो तब। उसके बाद क्या, अगर इनके कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस इनका कॉम्प्लीमेंट का, अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं यूनियन का तीनों का, तो हम क्या करेंगे, इसी में से माइनस कर देंगे a यूनियन b यूनियन c। ये था हमारे पास लास्ट। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे थैंक यू लिखा नहीं है, मैं पर लिख देना चाहती हूँ, थैंक यू आप सभी को थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार मुझे देते हुए जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मुझे ये भी बताते हुए चलिएगा कि यस मैम हम बहुत एक्साइटेड हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और आप लोग इसको पूरा, जब आपने ये पूरा वन शॉट कवर कर लिया तो आपका पूरा का पूरा सेट कवर हो चुका है। प्लीज़ एनसीईआरटी उठाइएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम्पल देते हुए गई हूँ। पूरा का पूरा वन शॉट में अगर मैं पूरा का पूरा बुक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो वन शॉट का मतलब नहीं रह जाएगा वो, ठीक है, एक मैराथन टाइप का ही हो जाएगा। तो आपको वन शॉट में आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पूरे फॉर्मूले पढ़ लिए, हर एक चीज़ डेप्थ में जाके पढ़ लिया। उठाइए एनसीईआरटी या जो भी बुक उठा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ लगभग 50 पेज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, सारे के सारे नोट्स मैंने क्रिप्स, अगर आप बुक एनसीईआरटी के खोलोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा हर चीज़ में, हर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बाद एक एग्जाम्पल है आपको प्रॉपर, तो आप ये वाली नोट्स आराम से फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट आ रही है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ डू मेल कि मैम ये वाला डाउट है, ये वाला प्रॉब्लम है, ये आ रहा है, तो आप मुझे anu.singh@adda247.com पे मुझे आप मेल कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये वन शॉट हमने कर लिया सेट का। अब हम जो नेक्स्ट वन शॉट लेकर आने वाले हैं वो वन शॉट होने वाला है, गेस कीजिएगा किसका होने वाला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अब आप लोग को जो वन शॉट मिलने वाला है वो किसका मिलने वाला है और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ और भरोसा हमें ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वो आपकी सक्सेस की एक की है। कंसिस्टेंट अगर आप हैं, डिसिप्लिन्ड आप हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके अनु मैम की तरफ से। गॉड ब्लेस यू।